पता नहीं अब कैसे चलेगा घर का गुजारा। अब तो मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, जो नौकरी थी वो भी छूट गई। अब काम ही बंद हो गया तो इसमें आपका क्या कसूर जी। नरेश की नौकरी चली गई थी और अब उसे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। किराया न भरने के कारण अब उसके मकान मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब तो हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं रहा। अब हमें बड़े भैया के घर चलकर रहना होगा। लेकिन क्या जेठानी जी इसके लिए मानेंगी? अगर भैया हमें अपने घर में रहने देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, भाभी भी अपने आप मान जाएंगी और मैं जानता हूँ भैया मना नहीं करेंगे। नरेश अपनी पत्नी को लेकर अब अपने बड़े भाई के घर चला जाता है, जहाँ उसका बड़ा भाई तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। लेकिन उसकी जेठानी को उनका आना पसंद नहीं आता। फिर एक रोज, भाभी आपने हमारे लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैं तो कपड़े धोने और छत साफ करने गई थी, आपने ही बोला था, तो मुझे लगा आप अपने लिए रोटियां बना रही हो तो हमारे लिए भी बनाई दी होगी। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं जो तुम यहाँ पर मुफ्त में आकर रहो और तुम लोगों को रोटियां भी मैं ही बना कर दूं। अपने लिए खुद बना लो। वैसे भी तुम दोनों को तो आदत हो गई है मुफ्त की रोटियां तोड़ने की। भाभी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आंखें नीचे करके बात करो, समझे? और अब तुम भी खुद के लिए कोई नौकरी ढूंढ लो, फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से चलते बनो। मुफ्त का राशन खाने में लगे हुए हो। इसी तरह सीमा की जेठानी उर्मिला कभी राशन को लेकर, कभी जॉब को लेकर, तो कभी किसी न किसी चीज को लेकर हर वक्त उनको ताने देती रहती है। हालात हर किसी की असलियत सामने ला ही देते हैं। फिर एक रोज क्या हुआ उर्मिला, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे भाई और भाभी से इतना कहा कि मैं 2-3 दिन काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी इन दोनों ने मुझे खूब बुरा भला कहा और मुझे मारने की भी कोशिश की। आप ऐसा झूठ क्यों कह रही हैं जेठानी जी? क्यों जेठ जी को भड़का रही हैं? तुम दोनों के मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम तो मेरी ही बीवी को परेशान कर रहे हो। अब तुम दोनों इस घर में और नहीं रह सकते। चलो जाओ, निकलो यहाँ से और ढूंढ लो खुद का कोई नया ठिकाना। नरेश का बड़ा भाई अपनी पत्नी के कहने पर उन दोनों को घर से निकाल देता है। वो दोनों चलते चलते जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बड़ी भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा उपकार होता तुम्हारा। उनके पास 2 फल थे जो उन्हें रास्ते में कहीं पड़े मिले थे। भूख तो उन दोनों को भी काफी जोरों की लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए वो फल उसे खाने को दे दिए। उस फल को खाते ही वो बूढ़ा आदमी एक राजकुमार के भेष में आ जाता है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या आप कोई जादूगर हो? नहीं, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ जो राजलोक से आया हूँ। मैंने देखा तुम दोनों बड़े ही नेक दिल इंसान हो। तुम दोनों को खुद भूख लगी थी, फिर भी तुम दोनों ने अपनी परवाह न करते हुए मुझे वो फल खाने को दिए। मैं अपनी अलौकिक शक्तियों से देख सकता हूँ कि किस तरह तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें वहां से निकाला गया है। तुम्हारे साथ भाग्य ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तुम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे? ये सुनकर राजकुमार मुस्कुरा देता है और अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई महल का घर प्रकट करता है। ये एक जादुई महल का ससुराल है तुम्हारा सीमा। चलो अब तुम दोनों मेरे साथ इस जादुई महल के अंदर चलो। वो दोनों उसके साथ महल के अंदर चले जाते हैं। अब तुम दोनों जादू से जो भी खाना मांगना चाहे मांग सकते हो। साथ ही अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चीज चाहिए मांग सकते हो, जैसे कि ए जादुई महल, अभी के अभी इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े पेश किए जाएं। उसके इतना कहते ही वहां पर ढेर सारे सुंदर कपड़े प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सच में? अच्छा जादुई महल, हमें भूख लगी है, क्या तुम हमें शाही खाना दे सकते हो? उनके इतना कहते ही वहां पर ढेर सारा शाही खाना प्रकट हो जाता है, जिसे वो सब बड़े मजे से खाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, ये जादुई महल का ससुराल पाकर तो हम धन्य हो गए। इसके बाद वो जादुई राजकुमार उनसे अलविदा लेकर अपने राजलोक वापस चला जाता है। अब सीमा और नरेश खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। एक रोज उर्मिला उन दोनों को महंगी गाड़ी में घूमते हुए देख लेती है और उनका पीछा करते हुए जंगल में बने उनके जादुई महल के बाहर पहुंच जाती है, जहां ऐसा ऐशो आराम देख वो जल भुन जाती है और उनके पीछे से उस महल में मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देती है। लेकिन वो महल तो जादुई था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उल्टा उर्मिला खुद ही आग में जलने लगती है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और सामने बने तालाब में डुबकी लगा देती है। उस रोज जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है, लेकिन उस दिन के बाद
वो कभी उस जादुई महल की तरफ नहीं आती। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी, मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही, और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी, या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है, जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ।
इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा, आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी, उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।